चलिए, जय हिंद। तो देखिए, यहाँ एलपी टेक्नीशियन वाले बैच में हम सब लोग जो रेलवे के एग्जाम में 14 से लेकर के 22 तक प्रश्न पूछे गए थे, वही प्रश्न हम यहाँ चर्च कर रहे थे, जो कि हम 800 प्रश्न तक चर्च कर चुके हैं। और ये हमारा शायद 26वां वीडियो है। तो इसमें हम 801 प्रश्न लिए हैं। देखिए क्या करा, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में हमें गर्म रखता क्यों। जैसे देखिए, अभी ठंडे का दिन आ रहा, ठंडे का दिन आ रहा तो हम सब ऊनी कपड़ा पहनते हैं, तो शरीर को गर्म रखता है क्यों, ये कारण पूछा। नंबर पहला, ऊनी उष्मा का कुचालक होता। दूसरा, ऊनी उष्मा का सुचालक होता। ऊनी शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊनी शरीर के तापमान को घटाता है। देखिए, घटाना वाला तो काम ही नहीं होगा और बढ़ाने वाला भी काम नहीं होगा। शरीर के तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, ये कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। ये तो शरीर के अंदर वाली बात हुआ। और स्वेटर तो हम सब ऊपर ना पहनते हैं। देखिए, ये सुचालक नहीं होता जबकि कुचालक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। उष्मा का कुचालक होता है जिसके वजह से ऊनी हमें ठंडक महसूस रखती है। और साथ ही कि वो होता है क्या कि शरीर के अंदर से जो निकलने वाली गर्मियां होते हैं, जो वायु होता है, मतलब कपड़ा और शरीर के बीच में जो वायु होता है, वो शरीर के तापमान की वजह से गर्म हो जाता है। और वो वायु को जो ऊनी का कपड़ा है वो बाहर आने नहीं देता है, और ना कि बाहर वाले हवा को अंदर जाने देता है, जिसकी वजह से तापमान बरकरार रह जाता है। शरीर का तापमान क्या हो जाता, बरकरार रह जाता। अर्थात ये कह सकते हैं कि ऊनी है जो उष्मा का कुचालक है, ऊनी उष्मा का कुचालक है। आइए, क्या करा, कुचालक है मतलब इसमें जो बैड कंडक्टर है, कौन है जो कुचालक है, लकड़ी, हीरा, माइका या पानी। उष्मा का कुचालक कहने का मतलब निम्नलिखित में कौन विकल्प उष्णता का कुचालक है, जो उष्मा का प्रवाह नहीं। तो जैसे समझ लीजिए, लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी है जो उष्मा का क्या है, कुचालक है। हीरा सुचालक, माइका सुचालक, पानी भी सुचालक है। उष्मा के आदान प्रदान काफी आसान तरीके से होते हैं, लेकिन ये लकड़ी है जो उष्मा का कुचालक हो जाएगा। एनटीपीसी का प्रश्न था। आइए, क्या दिया, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी है, या किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, यह ऊर्जा कुशल होते हैं। तो इसमें क्या पूछा, बोरोसिलिकेट ग्लास, एक ग्लास का बर्तन है, बोरोसिलिकेट ग्लास का एक क्या बर्तन है, माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग, तो इसका उपयोग करने का मतलब यह है कि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होते हैं, उष्मा को रोकता, ठीक है ना, इसीलिए उस ग्लास में हम सब प्रयोग करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया, यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। चलिए, फटाक से एकदम सेट को अपने लगाइए। इनमें कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है, माइका, बैकेलाइट, ग्रेफाइट या शुष्क वायु। देखिए, उष्मा का चालक तो सब है, लेकिन काफी अच्छा चालक है तो वो ग्रेफाइट। इस ऑप्शन के हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे अच्छा उष्मा का चालक ग्रेफाइट हो जाएगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या करा, किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत सुचालक बनता है, मतलब करंट उसमें आते जाते हैं, किसके कारण, पॉजिट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, इसीलिए वह सुचालक होते हैं। जल्दी से बताइए, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने किया। चलिए, प्रोटीन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज ये चैडविक खोज करता है। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही यह विद्युत के सुचालक होते हैं। आइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, चीनी मिट्टी का बर्तन, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल। देखिए, इससे भी करंट जाता है, इससे भी जाता है, इससे भी, लेकिन ये जो चीनी मिट्टी का बर्तन है यह विद्युत का कुचालक होता है, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। जैसे कि देखते होंगे पोल वगैरह पर जो गोल जैसा लगा हुआ रहता है और उसी में तार लपटा हुआ रहता है, तो वो कुचालक वही चीनी मिट्टी का होता है, वही क्या होता है, चीनी मिट्टी का। तो जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वह विद्युत का कुचालक होते हैं। आइए, निम्नलिखित में कौन विद्युत आवेश का सुचालक है, विद्युत आवेश का सुचालक है, कांच, कागज, तांबा, पानी। क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन है विद्युत आवेश का
सुचालक है। तो इसमें देखिए है तो जैसे आप इसमें सबसे बेस्ट अगर सोचना है तो जैसे उष्मा तो विद्युत तो इससे भी जाएगा, पानी में भी जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा सुचालक कौन होगा? तो 7 का सी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तांबा तांबा है जो विद्युत आवेश का सुचालक काफी अच्छा है, तो आंसर सी हो गया। आइए 8 नंबर में आइए एकदम फटाक से, निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ये सभी अच्छे कीमती से नहीं चुनना, ये सभी अच्छे चालक हैं, ये कोई समानता नहीं, ये सभी क्या है? अच्छे चालक हैं, ये सभी अच्छे क्या है? चालक है। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ऑप्शन सी हमारा सही। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा? 10 नंबर 9 नंबर की है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन से समूह में सम्मिलित सर्वाधिक उष्मा रोधी है? मतलब पूरा समूह को देखना है जो उष्मा को रोकता है, उष्मा रोधी है। देखिए रबड़ है, कांच है, प्लास्टिक है, एबोनाइट है, कपास है, लेकिन तांबा नहीं है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बैकेनाइट, शुष्क हवा या रबड़, तो इसमें सभी है जो उष्मा रोधी है। चांदी, तांबा, सोना ये नहीं है, बैकेनाइट है, शुष्क हवा है, कागज, एबोनाइट, लेकिन एल्युमिनियम इसमें जोड़ दिया, इसीलिए ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। 810 का बी नंबर। चलिए 11 नंबर, चलिए डॉट डॉट डॉट, तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक हैं, तो पारा लेड हो गया पीबी, और एचजी से पारा, ये दोनों है जो उष्मा का कुचालक है। बाकी कॉपर हो गए और ये चांदी हो गया, ठीक है, तो सीयू कॉपर और लोहा, ठीक है, एयू से ये सोना हो गया, सोना चांदी, तो ये उष्मा के सुचालक होते हैं, लेकिन पूछा कुचालक इसलिए भी नहीं होगा। कॉपर, एफी, लोहा ये भी नहीं होंगे, कॉपर और एल्युमिनियम ये भी नहीं होंगे, तो होगा क्या? पीबी और एचजी, अर्थात लेड एंड पारा उष्मा का कुचालक होगा। आइए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधकता के रूप में जाना जाता है? तो थर्मोस्टर, क्या थर्मोस्टर है जो प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है, ये सही हो जाएगा। चलिए यहां से किरचॉफ या शीतलन नियम, न्यूटन के शीतलन नियम। सौर्य कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर्य कुकर के अंदर का रंग काला होता है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या पूछ रहा प्रश्न देख लीजिए, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है, तो समय के हिसाब से ठंडक क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, समय के हिसाब से घटता जाएगा ठंडक। चलिए अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त उष्मा, देखिए क्या पूछ रहा है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाता है, तो उसको गलना कहते हैं। जब जैसे बर्फ का टुकड़ा है, ये पिघल करके पानी बन गया तो उसको गलना कहेंगे, अर्थात गलनांक कहेंगे। चलिए 16 आइए, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस, मतलब तरल अवस्था बोले तो द्रव है, और द्रव है जो ठोस अर्थात बर्फ बन रहा, तो उसको क्या कहेंगे? तो जमना कहेंगे, अर्थात हिमांक बिंदु कहते हैं। जब पानी बर्फ बनता है तो उसको हिमांक बिंदु कहते हैं। चलिए 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की स्थिति क्या होती है? देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो गैसीय अवस्था में बना हुआ रहता है, 257 पर वो कौन सी अवस्था हो जाएंगे? वो भी गैसीय अवस्था हो। देखिए 819 क्या कर रहा है, हिमनीकरण, फ्रीजिंग या तापमान के पाइप फट जाते हैं, मतलब कहा जाता है जब पाइप से जो पानी भेजा जाता है पाइपलाइन माध्यम के द्वारा, तो वो ठंडे के दिनों में उस पाइप के अंदर पानी जम जाता है और वो बर्फ बन जाता है और वो पाइप फट जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए आयतन प्रसार होता है, जब द्रव से ठोस में बदलता तो वो आयतन फैलता है, और आयतन प्रसार को ही एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं, ऑप्शन ए कंप्लीट। चलिए 20 में आइए, पानी का क्वथनांक बिंदु कितने केल्विन पर है? देखिए पानी का क्वथनांक केल्विन में पूछा, तो जैसे तो हम सब जानते हैं कि 273 केल्विन इसका हिमांक बिंदु होता है, और क्वथनांक बिंदु 373 केल्विन में, और डिग्री में तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फारेनहाइट में तो 212 फारेनहाइट। ये पानी का क्या हो गया? सब क्वथनांक बिंदु हो गया, पूछा क्वथनांक इसीलिए 373 केल्विन। आइए 21 नंबर प्रश्न, आइए, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलता है? तो द्रव का उबलना क्वथनांक कहलाता है, क्या कहलाता? क्वथनांक। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 फारेनहाइट या 373 केल्विन, ठीक है, क्वथनांक बिंदु माना जाता है, तीनों डिजिट में बता दिए आपको। चलिए आ जाइए, पानी का क्वथनांक बिंदु कै डिग्री सेंटीग्रेड? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी लिखे थे, ऑप्शन ए कंप्लीट। चलिए इसमें आइए 23 में, सापेक्षिक आर्द्रता या वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण होता है
तो हिमांक बिंदु पर गलत बात है, संगणक पर गलत बात है, क्वथनांक समस्त तापमान, क्योंकि पानी के वाष्पीकरण होने के लिए कोई एक निश्चित तापमान नहीं है, वह सभी तापमान पर वाष्पीकरण होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, समस्त तापमान। चलिए डॉट डॉट डॉट, एक सतही पर घटना, तो वाष्पीकरण जो है वो सतह से होता है, जैसे तालाब का पानी तो ऊपर सतह से ही होगा, कहीं लोटा में या कहीं भी पानी कोई भी वाष्पीकरण अगर होगा तो ऊपरी सतह से ही होगा, इसलिए वह सतही घटना है। वाष्पीकरण कैसी है? सतही घटना। आइए, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मी में भी ठंडा होता है, किसके कारण? तो वाष्पन के कारण। जैसे ये घड़ा है, ये घड़ा के अंदर पानी रखा हुआ, देखिए घड़ा में महीन महीन छिद्र होते हैं जिसके कारण पानी रीस करके बाहर होता है। गर्मी से गर्म हवा इस घड़े पर पड़ा और गर्म हवा पड़ने की वजह से ये पानी वाष्पीकृत हो गया, और पानी वाष्पीकृत होने से ये घड़ा अपनी उष्मा को खो दिया, तो इसी के गुप्त उष्मा की कमी की वजह से इसमें ठंडक महसूस होती है और इसके अंदर का पानी भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो किसके कारण? वाष्पन के कारण। चलिए 26 नंबर में आइए, क्या करा? रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वह रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर, और गाड़ी में प्रयोग न होता है रेफ्रिजरेटर का। चलिए, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, गर्मी कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर। चलिए, क्या पूछा? गर्मी के मौसम में पंखा चलने पर राहत अनुभव क्यों होता है? क्योंकि पंखा की हवा हमारे पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, जिसके कारण। यही आंसर हमारा सही हो गया, ऑप्शन ए। चलिए 29 नंबर, चलिए 29 नंबर क्या कह रहा? निम्नलिखित में कौन एक सतही घटना? तो वाष्पीकरण, जो हम पहले ही बताएं कि यह सतह से होता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न आइए, किस तरल में समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हमेशा धीमी होती है। तो चलिए, ये हम 830 तक प्रश्न कंप्लीट किए, तो 831 से हम सब चलेंगे 26वां वीडियो में। चलिए, धन्यवाद क्लास।